नमस्कार बच्चों, आप सभी का कैप्टन बत्ता क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम मुगल वंश के एक और महत्वपूर्ण शासक शाहजहां के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि शाहजहां के बारे में कहा आता है कि उसका जो शासनकाल था वह स्वर्णिम युग था, गोल्डन पीरियड था। तो गोल्डन पीरियड क्यों था, आइए इसके बारे में देखते हैं। कल हम लोग जहांगीर के बारे में चर्चा किए थे और उसमें जहांगीर और नूरजहां दोनों का संयुक्त जो एक दौर था, पीरियड था, उस पर हमने एक चर्चा किया था। और जो भी लगभग जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं उन्हीं पर फोकस किया था। कल भी मैंने आपको बताया था कि मेडिवल पीरियड से जितने क्वेश्चंस आते हैं, जिस लेवल से क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं चीज़ों को हम लेकर के चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं। जो शाहजहां था यह जहांगीर का पुत्र था। बचपन में इसका नाम खुर्रम था। 5 जनवरी 1592 को लाहौर में इसका जन्म हुआ और यह जो है मारवाड़ की राजकुमारी जगत गुसाई के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। और 1612 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से इसका विवाह हुआ था। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि नूरजहां अपनी लड़की का विवाह खुर्रम के साथ करना चाहती थी और उसका भाई आसफ खां अपनी पुत्री का विवाह खुर्रम के साथ करना चाहता था। ऐसी स्थिति में भाई और बहन के बीच मतभेद हुआ और वह मतभेद आगे चल करके दोनों को जो है एक दूसरे का विरोधी बना दिया। लेकिन इसमें आसफ खां को सफलता मिली। आसफ खां ने अपनी पुत्री का विवाह खुर्रम के साथ कर दिया। जब आसफ खां ने अपनी पुत्री का विवाह खुर्रम के साथ कर दिया तो वह इस प्रयास में लग गया कि अगला उत्तराधिकारी, अगला मुगल बादशाह खुर्रम ही बने और आगे चल करके खुर्रम को ही बादशाह बनने का मौका मिला। बादशाह बनने के अवसर पर उसने शाहजहां की उपाधि धारण की। हालांकि शाहजहां की उपाधि उसे उसके पिता जहांगीर ने 10वीं विजय के उपलक्ष्य में दी थी, जैसा कि हमने कल आपको बताया था। तो बादशाह बनने के बाद अब वही स्थिति अभी भी जो है दक्षिण की चुनौती बनी हुई थी। तो शाहजहां के समक्ष भी दक्षिण भारत की जो अधूरी जो विजय थी उसको अभी पूरा करना था। हम यहाँ कह सकते हैं कि जिस लक्ष्य को अकबर प्राप्त नहीं कर सका, जहांगीर उसे प्राप्त नहीं कर सका, उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शाहजहां ने भी अपनी जो है नीति बनाई और दक्षिण भारतीय राज्यों को विजित करके मुगल साम्राज्य मिलाने के लिए उसने अपना जो है प्रयास शुरू कर दिया। तो सर्वप्रथम उसने अहमदनगर पर 1633 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। इस बार शाहजहां को पूर्ण सफलता मिल गई। क्वेश्चन आता है कि किस मुगल बादशाह के शासनकाल में अहमदनगर को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। प्रयास अकबर से शुरू हुआ था। अकबर को आंशिक सफलता मिली थी, जहांगीर को भी आंशिक सफलता मिली थी, पूर्ण सफलता जाकर के शाहजहां को मिली। कहने का मतलब यह है कि अहमदनगर को शाहजहां के शासनकाल में पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। जब अहमदनगर मुगल साम्राज्य का अंग बन गया तब अब दक्षिण भारत में 2 राज्य रह गए, बीजापुर और गोलकुंडा। ऐसी स्थिति में बीजापुर और गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य मिलाने के लिए शाहजहां ने क्या नीतियां बनाई उस पर हम आगे चर्चा करते हैं। पहले थोड़ा सा हम आपको बता दें कि जो मुगल बादशाह शाहजहां हुआ तो शाहजहां के 4 लड़के थे, दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद। ये 4 लड़के थे। तो शाहजहां का सबसे बड़ा लड़का दारा शिकोह था। दारा शिकोह सबसे बुद्धिमान था, योग्य था और शाहजहां उसे अपना उत्तराधिकारी भी बनाना चाहता था। शाहजहां ने अपने सभी पुत्रों को एक एक सूबे की सूबेदारी सौंपी। उनमें से उसने दारा शिकोह को सदैव अपने पास शाही दरबार में रखा। शाह शुजा को उसने बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया, औरंगजेब को उसने दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया और मुराद को उसने गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया। अब औरंगजेब अपना शासन प्रशासन करने लगा। ऐसी स्थिति में ये जो राजकुमार थे अपने अपने राज्यों में मुगल साम्राज्य का या अपने अपने सूबे में मुगल विस्तार के लिए कार्य करने लगे। चूंकि
उत्तर भारत में सभी क्षेत्र लगभग मुगल साम्राज्य का अंग बन चुके थे, इसलिए उत्तर भारत में कोई चुनौतियां नहीं थी। चुनौती जो थी वो दक्कन में थी। इसलिए जब औरंगजेब दक्कन का सूबेदार बन करके वहां पहुंचा तो उसने दक्षिण भारतीय जो राज्य थे बीजापुर और गोलकुंडा, उनके विरुद्ध लगातार सैन्य अभियान करना शुरू किया। चूंकि जो औरंगजेब था वह आक्रामक व्यक्तित्व का व्यक्ति था, उसने अपने मन में इस चीज का संकल्प लिया कि वह दक्षिण भारतीय राज्यों को विजित करके मुगल साम्राज्य में लाएगा, और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसने आक्रामक नीति बनाई और दक्षिण भारतीय राज्यों पर लगातार आक्रमण किया। उसे सफलता मिलने ही वाली थी कि इसी बीच दारा शिकोह के हस्तक्षेप के कारण बादशाह के द्वारा औरंगजेब को दक्कन से वापस बुला लिया गया। जब औरंगजेब दक्कन से वापस आया तब उसे इस बार अफगानिस्तान क्षेत्र का सूबेदारी सौंपी गई, या अफगानिस्तान का सूबा उसे दे दिया गया। यहाँ पर औरंगजेब को जब बुलाया गया था तो औरंगजेब बहुत नाराज हुआ था, क्योंकि वो जानता था कि इसके पीछे दारा शिकोह की साजिश है। और दारा शिकोह वास्तविकता भी यही थी कि दारा शिकोह ने साजिश के तहत औरंगजेब को वापस बुलाया था, क्योंकि दारा शिकोह यह नहीं चाहता था कि जो दक्षिण भारतीय राज्य अकबर के समय, जहांगीर के समय या उसके पिता शाहजहां के समय भी अभी मुगल साम्राज्य का अंग नहीं बन पाए, इस समय यह श्रेय औरंगजेब को न मिलने पाए। यदि यह श्रेय औरंगजेब को गया तो अंततोगत्वा बादशाह बनने के उसके रास्ते क्लियर हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। और दारा शिकोह यह नहीं चाहता था, इसलिए वह दरबार में रहते हुए अपने पिता बादशाह से यह कहवा करके औरंगजेब को वापस बुलवा लिया, और शाहजहां उसके कहे में आकर के औरंगजेब को वापस बुला लिया। अब यह बात औरंगजेब को अच्छी नहीं लगी, लेकिन वह बादशाह के समक्ष कुछ कह नहीं सकता था। उसे बादशाह की आज्ञा का पालन करना आवश्यक था, इसलिए वह कुछ नहीं बोला। जैसे ही औरंगजेब दक्कन से वापस आया, दक्षिण भारत में पुनः अस्थिरता उत्पन्न हो गई। 10 साल तक यह स्थिति बनी रही। 10 साल के बाद औरंगजेब शाहजहां को लगा कि अहमदनगर भी मुगल साम्राज्य से बाहर चला जाएगा। ऐसी स्थिति में उसने एक बार पुनः औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया। औरंगजेब जब दक्कन पहुंचा तो दक्कन पहुंच करके उसने अपनी वही नीति पुनः कायम कर दी। आक्रामकता में आकर के दक्षिण भारतीय राज्यों पर लगातार आक्रमण करना शुरू कर दिया। इस बार भी वह बीजापुर और गोलकुंडा को विजित करने ही वाला था कि यहाँ पर स्थिति थोड़ा सा बदल गई। जब वो दक्कन में था तो उसे यह समाचार मिला कि बादशाह बीमार है, और यह समाचार जो था लगभग पूरे राज्य में फैल गया। उसके पुत्रों को यह संदेश गया कि बीमारी के कारण बादशाह की मृत्यु हो सकती है। ऐसी स्थिति में शाहजहां के सभी पुत्रों में उत्तराधिकार को लेकर के एक असमंजस की स्थिति आई। सभी औरंगजेब, मुराद, शाह शुजा और उधर दारा शिकोह था, सभी यह अपने मन में भावना बना के चल रहे थे कि अगला उत्तराधिकारी बनने का मौका किसे मिलेगा। ऐसी स्थिति में उसके सभी जो राजकुमार थे अपने अपने सूबे में युद्ध की तैयारी करने लगे, और इसमें शुरुआत किया शाह शुजा ने। कहा भी जाता है, एक चीज मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है कि उत्तराधिकार का युद्ध कहने का मतलब है कि मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकार को प्राप्त करने के लिए मुगल राजकुमारों के बीच उत्तराधिकार का एक युद्ध हुआ था, जिसे उत्तराधिकार का युद्ध कहा जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी बनता है, एक क्रम से लिखा हुआ है, चूंकि ये कभी कभी ये युद्ध बुरहानपुर का युद्ध, धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, खजुआ का युद्ध, देवराई का युद्ध, ये युद्ध दिया रहता है, इनका क्रम बनाना पड़ता है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर नोट कर दिया हुआ है। ठीक है, तो उत्तराधिकार के लिए अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ, अब उत्तराधिकार मतलब जो युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई। इसी बीच इसके पहले ही शाहजहां के शासनकाल में 3 महत्वपूर्ण विद्रोह हुए थे। एक बार एक क्वेश्चन जो है पूछा गया था
कि शाहजहां के शासनकाल में जो 3 प्रमुख विद्रोह हुए थे उन विद्रोहों का क्रम क्या था, तो उसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह 1628 में हुआ था, खाने जहां लोधी का विद्रोह 1630 में हुआ था, और पुर्तगालियों ने एक विद्रोह किया था जो कि 1632 में हुआ था। तो इसको हमने एक चार्ट के रूप में यहाँ पे अलग से लिख दिया हुआ है, जिससे आपको इसका क्रम बनाने में सुविधाजनक रहे। इसको आपको सिर्फ फैक्ट है, इसको आपको रटना है कि मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल में जुझार सिंह बुंदेला ने कब विद्रोह किया था, 1628 में। खाने जहां लोधी ने कब विद्रोह किया था, 1630 में। पुर्तगालियों ने कब विद्रोह किया था, 1632 में। ये शाहजहां के शासनकाल के 3 प्रमुख विद्रोह हुए थे। हालांकि सभी विद्रोहों को बादशाह के द्वारा दबा दिया गया, लेकिन चूंकि ये घटना घटित हो चुकी है, ऐसी स्थिति में इस पर एक क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, इसलिए हमने इसको जो है यहाँ पे एक अलग नोट कर दिया। कभी कभी होता क्या है कि स्लिप भी कर जाता है, मतलब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो महत्वपूर्ण पॉइंट को लेकर के जब डिस्कशन होता है तो ये चीजें स्लिप हो जाती है, इसलिए हमने इसको जो है अलग इसको जो है नोट कर दिया कि ये चीजें दिमाग में बनी रहें। जब आपके सामने आपके पास वीडियो पहुंचे तो आप इन चीजों को ध्यान से देखें। उसके बाद इसमें हमने एक लिखा हुआ है उत्तराधिकार का युद्ध, कि बादशाह शाहजहां के बीमार पड़ने के बाद उसके जो राजकुमार थे सभी राजकुमार युद्ध की तैयारी करने लगे, और इसी युद्ध की तैयारी के क्रम में उत्तराधिकार का एक युद्ध हुआ जो लगभग 2 वर्ष तक चला था। और उत्तराधिकार के इस युद्ध में अंततोगत्वा जो सफलता मिली थी वो औरंगजेब को मिली थी। तो कैसे मिली थी इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले जब शाहजहां के बीमारी का समाचार बादशाह राजकुमारों के पास सूबों में जब पहुंचा तो सभी राजकुमार युद्ध की तैयारी करने लगे। बंगाल में शाह शुजा था, गुजरात में मुराद था, दक्कन में औरंगजेब था। चूंकि जो बड़ा पुत्र दारा शिकोह था वो सदैव शाही दरबार में शाहजहां के पास ही रहता था, तो उसको युद्ध करने की कोई जरूरत नहीं थी। ऐसी स्थिति में जब यह समाचार बादशाह के पास पहुंचा कि उसके सभी पुत्र युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं, तो उसने शाही सेना को आदेश दिया कि शाही सेना जो है तैयार रहे और युद्ध के लिए। चूंकि युद्ध जैसी परिस्थिति अगर आएगी तो उनको जो है प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, उनका मुकाबला करना पड़ेगा। इसलिए बादशाह ने जो है एक ऑर्डिनेंस जारी करके शाही सेना को बिल्कुल तैयार कर दिया। शाह शुजा का जो व्यक्तित्व था वह जल्दबाजी का था, और जो औरंगजेब का व्यक्तित्व था वो बहुत गंभीर था। वह बोलता कम था और कुछ भी करने के पहले बहुत कुछ सोचता था। जब शाह शुजा ने अपनी तैयारी शुरू कर दी, अपनी सेना का गठन, प्रांतीय सेना का गठन करना शुरू कर दिया, यह समाचार जब मुराद के पास पहुंचा तो मुराद भी तैयार हो गया, वह भी तैयारियां शुरू कर दिया। इन स्थितियों में औरंगजेब अभी शांत रहा। वह स्थिति को पर नजर बनाए हुआ था, वो देख रहा था कि क्या कुछ घटनाक्रम घटित होता है। ऐसी स्थिति में शाह शुजा राजधानी की तरफ बढ़ा, और बादशाह के पास जब सूचना गई कि शाह शुजा अपनी सेना लेकर के राजधानी की तरफ आ गया है, तो शाही सेना को जो है उसको रोकने के लिए भेज दिया गया। तो ये जो पहला जो युद्ध हुआ था बहादुरपुर का युद्ध हुआ, शाह शुजा और शाही सेना के बीच हुआ। फरवरी 1658 में शाह शुजा और शाही सेना के बीच मुकाबला हुआ बहादुरपुर नामक स्थान पे। इस युद्ध में शाही सेना ने शाह शुजा को पराजित कर दिया और शाह शुजा वापस अपना जो है बंगाल लौट गया। उसके बाद 2 महीने बाद, फरवरी के बाद मार्च अप्रैल, 2 महीने बाद 1658 ईस्वी में ही धर्मक नामक स्थान पर औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना का मुकाबला जो था वह शाही सेना से हुआ। इसमें घटनाक्रम में हुआ था, जब मुराद अपनी सेना लेकर के राजधानी की तरफ बढ़ा तो औरंगजेब ने रास्ते में आकर के उससे मुलाकात की और उससे कहा कि मेरी बादशाह बनने की कोई इच्छा नहीं है, अगर तुम चाहो तो मैं या मेरी सेना तुम्हें सहयोग कर सकती है। ऐसी स्थिति में मुराद को लगा कि हमें औरंगजेब की सेना का सहयोग लेना चाहिए। इस प्रकार यहाँ पर मुराद और औरंगजेब की सेना यूनाइट हुई। जब बादशाह के पास सूचना गई तो बादशाह ने एक बार पुनः शाही सेना इन दोनों संयुक्त सेना का मुकाबला करने के लिए भेजा, लेकिन इस बार शाही सेना औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना से पराजित हो गई। ठीक है, शाही सेना वापस चली गई। अब शाही सेना आगे की तरफ बढ़ रही थी। शाही सेना आगरा के पहले मथुरा में आकर के औरंगजेब और मुराद की सेना
आगरा के पहले मथुरा में आकर के विश्राम किया। यहीं पर औरंगजेब ने धोखे से मुराद को बंदी बना लिया और बंदी बना करके उसे कारागार में डाल दिया। ऐसी स्थिति में मुराद की जो सेना थी वह अब औरंगजेब के साथ हो गई। यहीं से औरंगजेब आक्रामक होता है। जब यह सूचना शाह शुजा के पास गई तो शाह शुजा को भी लगा कि उसे एक बार पुनः राजधानी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। वह एक बार अपनी पुनः तैयारी करना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में अब औरंगजेब मथुरा से राजधानी की तरफ बढ़ा और आगरा पहुंच करके उसने शाहजहां को बंदी बनाया। बंदी बना करके उसने दारा शिकोह के बारे में उससे पूछना शुरू किया। हालांकि औरंगजेब के आगरा पहुंचने के पहले बादशाह ने दारा शिकोह को दिल्ली की तरफ भेज दिया था। जब औरंगजेब आगरा पहुंच करके शाही उस पर सिंहासन पे कब्जा कर लिया, बादशाह को बंदी बना लिया, इसी बीच शाह शुजा अपनी सेना लेकर के राजधानी की तरफ बढ़ा। ऐसी स्थिति में जब औरंगजेब को पता चला कि शाह शुजा अपनी सेना लेकर के राजधानी की तरफ बढ़ रहा है तो औरंगजेब ने अपनी सेना को शाह शुजा का मुकाबला करने के लिए भेजा और सामूगढ़ नामक स्थान पर मई 1658 में औरंगजेब और शाह शुजा की सेना के बीच मुकाबला हुआ। इस युद्ध में औरंगजेब की सेना विजयी हुई और शाह शुजा की सेना पराजित हो गई। अब इसके बाद शाह शुजा वापस लौट गया और वापस लौटने के बाद फिर उसका कहीं जिक्र नहीं आता है इतिहास के पन्नों में। अब उसके बाद शाह शुजा का कहीं उल्लेख नहीं आता है। तो यहाँ पे शाह शुजा की कहानी खत्म हो गई। मुराद को औरंगजेब ने बंदी बना लिया। औरंगजेब ने अपने पिता को बंदी बना लिया, उसे कारागार में डाल दिया। अब बचा दारा शिकोह। औरंगजेब का जो प्रतिद्वंदी था, जो दुश्मन था, वो था दारा शिकोह जो दिल्ली की तरफ भाग गया था। अब औरंगजेब ने अपनी एक सेना की टुकड़ी को शाह शुजा के उसके दारा शिकोह के पीछे लगा दिया। अब औरंगजेब की सेना दारा शिकोह का खोज करने लगी। इस बीच 1658 ईस्वी में ही औरंगजेब ने आगरा में अपना एक सांकेतिक राज्याभिषेक कराया। राज्याभिषेक के बाद वह दिल्ली गया। दिल्ली में जब वहां पे ठहरा हुआ था तभी दारा शिकोह के कुछ जो षड्यंत्रकारी थे, जो औरंगजेब से मिल गए थे, उन लोगों ने दारा शिकोह को औरंगजेब को सुपुर्द कर दिया। अब औरंगजेब ने दारा शिकोह पर मुकदमा चलाया। मुकदमा चला करके उसे फांसी की सजा दे दी। तो ये जो युद्ध हुआ था, देवराई का युद्ध जो हुआ था 1667 में औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच, तो वही था कि औरंगजेब की जो सेना थी उसकी सेना और दारा शिकोह के बीच मार्च 1667 में युद्ध हुआ। इस युद्ध में दारा शिकोह पराजित हुआ। पराजित होने के बाद फिर दारा शिकोह पर मुकदमा चला करके औरंगजेब ने दारा शिकोह को फांसी की सजा दे दी। इस प्रकार औरंगजेब के जितने प्रतिद्वंदी थे, जितने विरोधी से, सबका खात्मा हो गया। तो यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि शाहजहां के शासनकाल में उत्तराधिकार का जो युद्ध हुआ था, उन युद्धों का क्रम ये है: पहला बहादुरपुर का युद्ध, दूसरा धर्मत का युद्ध, तीसरा सामूगढ़ का युद्ध, चौथा खजुआ का युद्ध और पांचवा देवराई का युद्ध। तो इन 5 युद्धों का क्रम पूछा था, महत्वपूर्ण घटनाक्रम ये है। ठीक है। अब औरंगजेब शाहजहां जो है, शाहजहां को औरंगजेब ने कैद करके जेल में डाल दिया। उसके बाद अपने आप को उसने मुगल बादशाह घोषित कर दिया। अब औरंगजेब के बारे में औरंगजेब पर चर्चा करेंगे, लेकिन शाहजहां के शासनकाल की कुछ और महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिसको देखना जरूरी है। तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट पूछा जाता है कि किस मुगल बादशाह के शासनकाल को मुगलों का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो यहाँ पर एक चीज यहाँ पर लिखना जरूरी है, शाहजहां के शासनकाल को मुगलों का स्वर्णकाल कहा जाता है। स्वर्णकाल का मतलब होता है कि जिसके शासनकाल में प्रजा सुखी हो, चतुर्दिक विकास हो,
राजनीतिक सामाजिक आर्थिक उन्नति हो, ऐसा युग होता है, ऐसा जो पीरियड होता है उसे स्वर्णिम पीरियड या गोल्डन एरा के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा मुगल बादशाहों के शासनकाल में शाहजहां के शासनकाल को माना जाता है। इतिहासकारों के द्वारा ऐसा कहा गया है कि जो शाहजहां का शासनकाल था वह मुगलों का गोल्डन एरा था या स्वर्णिम युग था। ऐसा क्यों कहा, उसके संदर्भ में कुछ एग्जाम्पल आते हैं। जैसे शाहजहां के शासनकाल में विश्व प्रसिद्ध इमारतों का निर्माण कराया गया। शाहजहां के शासनकाल में विश्व प्रसिद्ध इमारत ताजमहल का निर्माण हुआ, दिल्ली के लाल किले का निर्माण हुआ, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण हुआ, आगरा के किला में विश्व प्रसिद्ध सफेद संगमरमर की बनी मोती मस्जिद का निर्माण हुआ। तो इस तरीके से जो ये स्थापत्य के क्षेत्र में जो एक आश्चर्यजनक विकास हुआ, इसी वजह से शाहजहां के शासनकाल को मुगलों का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसमें हम उनको लिख देते हैं कि आगरा उसके शासनकाल में ताजमहल, लाल किला दिल्ली, ताजमहल आगरा, मोती मस्जिद, ये भी आगरा, जामा मस्जिद, दिल्ली, ये आज के भी डेट में विश्व की फेमस इमारतें हैं। तो चूंकि इन सभी इमारतों का निर्माण शाहजहां के शासनकाल में हुआ, इसलिए शाहजहां के शासनकाल को मुगलों का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर ने दीन ए इलाही संबत चलाया था। अकबर ने जो है इलाही संबत शुरू किया था, इलाही संबत शुरू किया था। उसके स्थान पर जो शाहजहां था इसने जो है हिजरी संबत जारी किया। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इलाही संबत किसने शुरू किया था? अकबर ने। हिजरी संबत किसने किया? शाहजहां ने। दूसरा, शाहजहां ने अपने बैठने के लिए एक विश्व प्रसिद्ध सिंहासन का निर्माण कराया जिसे कहा गया तख्ते ताउस। शाहजहां ने विश्व प्रसिद्ध सिंहासन तख्ते ताउस का निर्माण कराया जिसे 1739 ईस्वी में नादिर शाह, जो ईरान का शासक था, उसे उठा ले गया था। और इसी तख्ते ताउस में शाहजहां ने विश्व प्रसिद्ध जो हीरा था, जो उसे मीर जुमला से मिला था, कोहिनूर हीरा इसमें लगवाया था। इसने तख्ते ताउस में कोहिनूर हीरा लगवाया था। कोहिनूर हीरा मीर जुमला से प्राप्त हुआ था। कोहिनूर हीरा शाहजहां को मीर जुमला ने उसको जो है गिफ्ट किया था और उसे उसने तख्ते ताउस में लगवा दिया था। जो आज की डेट में अगर देखा जाए तो ये जो कोहिनूर हीरा है, ब्रिटेन की जो राजकुमारी इनके सिंहासन में लगा हुआ है। इसकी भी एक कहानी है जो कोहिनूर हीरा है। कोहिनूर हीरा जो था वो गोलकुंडा के खान से निकला हुआ था।
जब अलाउद्दीन खिलजी ने गोलकुंडा पर आक्रमण किया था तो गोलकुंडा के शासक ने उसे अलाउद्दीन खिलजी को दिया था। फिर यह दिल्ली सल्तनत के पीरियड में था, जब मुग़लों ने भारत पर आक्रमण किया तो फिर यह हुमायूं के पास गया, हुमायूं के पास फिर मुग़लों के पास रहा। फिर 1739 ईस्वी में यह ईरान चला गया, ईरान से फिर यह जो है महाराजा रणजीत सिंह के पास आया, फिर महाराजा रणजीत सिंह से यह अंग्रेज चला गया, ब्रिटेन चला गया। अब आज के डेट में कोहिनूर हुआ ब्रिटेन में महारानी, जो ब्रिटेन की महारानी है, उनके सिंहासन की शोभा बढ़ा रहा है। तो एक कोहिनूर हुए का एक सफ़र है, कभी कभी इस पे क्वेश्चन बनता है, को ध्यान देना है। तो इस तरीके से अगर पूरा शाहजहां के शासनकाल को देखा जाए तो इसमें 2 से 3 क्वेश्चन बनने की संभावना होती है कि कौन मुगल बादशाह था जिसे शासनकाल को मुगलों का स्वर्णकाल कहा है, पहला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है उत्तराधिकार को लेकर के कि किन मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ, उत्तराधिकार का जो युद्ध हुआ था उनमें युद्धों का जो क्रम था वो क्या था, वो चीज मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया। तीसरा क्वेश्चन है बन सकता है कि ये जो जुझार सिंह खाने जहांनुद्दीन पुर्तगाली, जो इनका विद्रोह हुआ था, किन मुगल बादशाह के शासनकाल हुआ था, या इसका क्रम क्या था, ये चीज मैंने इसको यहाँ पे नोट कर दिया। और अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल में जो महत्वपूर्ण इमारतें, ताजमहल, लाल किला, शाहजहानाबाद नगर, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद का जो निर्माण हुआ वह किस मुगल बादशाह के शासनकाल में हुआ। तो इससे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। और एक आता है इलाही संवत या हिजरी संवत। इलाही संवत की शुरुआत अकबर ने किया था और हिजरी संवत की शुरुआत शाहजहां ने किया था। तो ये शाहजहां के शासनकाल के संदर्भ में एक ब्रीफ मतलब कंटेंट है, जहां से अगर इतना कंटेंट अगर आपका तैयार हो जाएगा तो एनडीए के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या जीएस का जो भी एग्जाम आप देंगे यूपीएससी लेवल का, चाहे वो सीडीएस हो, सीपीएफ हो, एनडीए हो या अन्य सिविल की जो परीक्षा है, अगर वहां पर भी अगर आप उसको यूज करना चाहेंगे तो आप इसको अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। इससे ज़्यादा कंटेंट नहीं आता, क्योंकि अगर पूरा देखा जाए तो बहुत डिटेल है, मेडिवल हिस्ट्री तो बहुत ब्रॉड है, बट सिलेबस में अब इसका पोर्शन धीरे धीरे कम हो रहा है। तो जितना सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट उतनी चीजें आपको दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगला जो मुगल बादशाह औरंगजेब होगा उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।